नमस्कार। मैं हूं समी अहमद और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आज हम एक चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में, जो आजकल अपने चुनावी भाषणों में मुसलमानों की ओर मुखातिब हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। बिहार में आमतौर पर यह मान्यता है कि यहाँ जो है एम वाई समीकरण चलता है, यानी एम से आप जानते हैं मुस्लिम और वाई से यादव, और ये समझा जाता है कि मुसलमानों का जो समर्थन है वो या तो आरजेडी को मिलता है या इस बार इंडिया गठबंधन को मिलेगा। लेकिन क्या ऐसा है कि नीतीश कुमार को कभी मुसलमानों ने समर्थन नहीं दिया? इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि मुख्यमंत्री ने शेखपुरा के अपने भाषण के दौरान कहा क्या। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को चाहिए कि एनडीए के उम्मीदवारों को वोट दें। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि एनडीए के काल में उनकी तरक्की हुई, यानी जब एनडीए का शासन बिहार में था उस दौरान मुसलमानों की तरक्की हुई। उन्होंने तरक्की के बारे में कोई विशेष जानकारी तो नहीं दी, लेकिन ये ज़रूर कहा कि 800 कब्रिस्तानों की इस दौरान घेराबंदी हुई। ये एक प्रमुख बात थी जो उन्होंने बताई। और ये भी कहा कि 1000 और कब्रिस्तान ऐसे हैं जिनकी घेराबंदी होगी। ये सही है कि कब्रिस्तानों की घेराबंदी हुई, और ये भी सही है कि उसके साथ साथ मठ और मंदिरों की भी घेराबंदी की गई है। और इसके कारण ये फ़ायदा हुआ यहाँ पे कि बिहार में जो इस सांप्रदायिक तनाव होते थे या इस मठ मंदिर और कब्रिस्तान की ज़मीन को लेकर जो झगड़े होते थे उसमें काफ़ी कमी आ गई है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी ये जो बात कही कब्रिस्तानों की घेराबंदी के बारे में, इसको समझने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। 2005 में और 2010 में भी ये आम मान्यता है कि मुसलमानों ने नीतीश कुमार की पार्टी का काफ़ी समर्थन किया। यहाँ तक कि बीजेपी के उम्मीदवारों को भी नीतीश कुमार के कारण समर्थन मिला। ये बात खुद नीतीश कुमार कह चुके हैं। और 2015 में क्या हुआ कि लालू प्रसाद के साथ नीतीश कुमार चले गए और इसका भरपूर फायदा हुआ, और नीतीश कुमार के उम्मीदवारों को मुसलमानों ने ज़बरदस्त समर्थन दिया। 2017 तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 2017 में एक बार फिर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जा मिले। इसका बहुत बुरा असर पड़ा मुसलमानों पर और दूसरे लोगों पर भी जो नीतीश कुमार के समर्थक थे। उनको ये लग रहा था कि उन्हें बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहिए। इस पलटी मारने के बाद ही जो है नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी पर चोट पहुंची, लोगों को शक हुआ उनके ऊपर। और 2022 में हालांकि वो आरजेडी के साथ दोबारा आ गए तो मुसलमानों की सहानुभूति कुछ हद तक लौटी उनके साथ, लेकिन आपको पता है कि फिर वो भाजपा के साथ चले गए। इस बीच क्या हुआ ये समझना ज़रूरी है। नीतीश कुमार और जेडीयू कई मुद्दों पर ये कहता आ रहा था कि उनकी नीति भारतीय जनता पार्टी की नीति से अलग है। मिसाल के लिए जो सीएए है, नागरिकता संशोधन कानून, उसके बारे में बीजेपी जेडीयू का स्पष्ट कहना था कि वो उनके साथ नहीं है। लेकिन जब बारी आई वोट देने की और जब संसद में इस पर बहस होने की, तो जेडीयू ने अपना स्टैंड बदल लिया और सीएए का समर्थन कर दिया। इसका मुसलमानों में बहुत गलत संदेश गया और उस समय भी नीतीश कुमार के खिलाफ लोगों के मन में ये बात आई कि ये जो बात कहते हैं उस पर कायम नहीं रहते हैं। इसी तरह 370 जो अनुच्छेद है उसके समाप्ति पर भी जेडीयू का ये स्टैंड था कि इसे नहीं हटाया जाना चाहिए। लेकिन जब बारी आई, असली वक्त जब आया, तो जेडीयू ने अपना स्टैंड बदल लिया और वो लगभग उसी एजेंडे में शामिल हो गया जेडीयू जो भारतीय जनता पार्टी का था। ये सब बात चल ही रही है कि एनआरसी की भी बात हुई बिहार में। नीतीश कुमार साफ तौर पर कह चुके हैं कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा, लेकिन कई लोगों को भरोसे का सवाल है, कई लोगों के लिए, कि नीतीश कुमार अगर ये बात कह रहे हैं तो पहले वो कई मुद्दों पर जिस तरह से कुछ स्टैंड लेकर वापस स्टैंड बदल देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाते हैं। एक और मसला था वो ट्रिपल तलाक का था। उस मामले में भी उनका जेडीयू का स्टैंड बीजेपी से अलग था, लेकिन बात जब संसद में आई तो जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी एक हो गए। तो इस बार भी ये लग रहा है, लोगों को ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में नीतीश कुमार एनआरसी पर भी पलटी मार दें। मुसलमानों का एक वर्ग मानता है कि बीजेपी में नीतीश कुमार के कारण जो है बीजेपी जो है बिहार में नीतीश कुमार के कारण ही पैर जमाने में कामयाब हुई। उनकी जो सेकुलर छवि थी उसके कारण बीजेपी का वो जो पहलू है
जो सांप्रदायिक राजनीति का पहलू है वो दब गया और बीजेपी को उभरने का मौका मिला। यही नहीं, बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि हालांकि नीतीश कुमार ने एक ज़माने में आरएसएस मुक्त भारत का ये नारा दिया था, लेकिन हुआ ये कि उन्हीं के काल में आरएसएस बिहार में सबसे ज़्यादा मजबूत हुई और कई मामलों में आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों का नाम लिया जाता है। बिहार शरीफ में दंगा हुआ तो वहाँ भी ये कहा गया कि आरएसएस और उससे जुड़े संगठन के लोग थे, और कई ऐसे मामले, सांप्रदायिक तनाव के मामले हुए जहाँ पर नीतीश कुमार के बारे में ये कहा गया कि उनका जो है कंट्रोल जो है आरएसएस पर नहीं है और उसके लोग यहाँ पर उनकी छवि खराब कर रहे हैं और बिहार में सांप्रदायिक तनाव फैला रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार की अपनी छवि जो है वो अब भी सेकुलर नेता की है। अधिकतर मुसलमान उन्हें सेकुलर नेता मानते हैं और नीतीश कुमार भी मुस्लिम संस्थाओं में जाते हैं, खानका जाते हैं, मज़ार जाते हैं, टोपी पहनते हैं, चादर चढ़ाते हैं और इफ्तार भी कराते हैं। हालांकि इस बार चुनाव आचार संहिता के कारण वो इफ्तार पार्टी नहीं करा पाए, लेकिन ईद के दिन वो ईदगाह गए। ईद जो गांधी मैदान यहाँ सबसे बड़ी जगह है ईद की नमाज अदा करने के लिए, और वहाँ लोगों से मिले। इसके अलावा लोगों के घर भी गए, उन्होंने ईद की मुबारकबाद पेश की। तो इस तरह से वो जो छवि की बात है वो अब भी बरकरार है। लेकिन मुसलमानों की जो शिकायत है वो ये है कि एक ज़माने में वो नरेंद्र मोदी को उखाड़ने की बात करते थे, अब उन्हीं का हाथ मजबूत कर रहे हैं। 400 पार का नारा नरेंद्र मोदी का है और उसी नारे को नीतीश कुमार भी आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी के सामने वो झुके झुके नजर आते हैं। ये बात भी मुसलमानों के दिल में खटकती है कि आखिर जो शख्स ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ था, जो शख्स जो नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकने की बात करता था, वो आज उनके सामने जब झुका झुका है तो वो उनकी नीतियों को भी लागू करने में झुका झुका ही रहेगा। अब बात करते हैं कि नीतीश कुमार से क्या उम्मीदें रहती हैं मुसलमानों को, और ये बात मानने के बावजूद कि कब्रिस्तानों की घेराबंदी हुई, मुसलमानों का कहना है कि उनको कब्रिस्तानों की घेराबंदी से आगे सोचना चाहिए। कब्रिस्तानों की घेराबंदी की बात तो अब 15 साल की हो चुकी, अब उससे आगे की बात की जाए। अभी जो जातीय जनगणना हुई है उसमें बताया गया कि बिहार में मुसलमानों की आबादी 17.7% है। तो उनका कहना है कि उस हिसाब से नौकरी मिले, उस हिसाब से रोज़गार मिले, उस हिसाब से जो कर्ज होते हैं वो मिले रोज़गार करने के लिए, उद्योग धंधा लगाने के लिए, और राजनीतिक भागीदारी की बात भी करते हैं। उदाहरण के लिए इस बार जो है एनडीए में जो 40 उम्मीदवार हैं उनमें से सिर्फ एक उम्मीदवार मुसलमान है, वो जेडीयू का उम्मीदवार है, और वो भी कहाँ से है, जो एक मुस्लिम बहुल इलाका है किशनगंज, वहाँ से मुजाहिद आलम को वहाँ बनाया गया है उम्मीदवार। इसके अलावा और कोई उम्मीदवार एनडीए की ओर से नहीं है। तो ये भी एक सवाल उनके सामने रहता है कि नीतीश कुमार जिस एनडीए को वोट देने के लिए या जिस एनडीए के उम्मीदवारों को वोट देने के लिए कह रहे हैं उसमें मुसलमानों की आबादी इतनी कम क्यों है। ये भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में उर्दू की जो है स्थिति कमज़ोर हुई है। उनको चाहिए कि जैसे उर्दू एकेडमी की बात लोग कहते हैं कि उर्दू एकेडमी मजबूत नहीं हुआ, यहाँ पर कोई अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया और उसको लावारिस हालत में छोड़ दिया गया। इसी तरह अल्पसंख्यक आयोग की बात है कि उसे भी भंग कर दिया गया। तो कुल मिला के मुसलमानों का जो सोच है वो दो स्तर पर है कि एक स्थानीय तौर पर जो बिहार में होना चाहिए उसमें कमी आई है। जो शुरू में काम किया नीतीश कुमार ने उसकी तो लोग तारीफ करते हैं, लेकिन जब से वो उनके साथ हुए, बीजेपी के साथ हुए, खासकर इस बार जब उनकी सरकार बनी और विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी जैसे आक्रामक नेता जब से मुख्यमंत्री बनाए गए, तो मुसलमानों को लगता है कि नीतीश कुमार अब एक मजबूर मुख्यमंत्री हो गए हैं और मुसलमानों के लिए वो बहुत कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। मुसलमानों की उम्मीद है कि उनकी आर्थिक तरक्की के लिए और राजनीतिक भागीदारी के लिए भी नीतीश कुमार को कुछ करना चाहिए। नीतीश कुमार को भी लगता है कि मुसलमानों का वोट उनके लिए ज़रूरी है, इसलिए उनकी ओर अपील कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा, चुनाव के बाद इसका पता चलेगा कि वो इस अपील में, इस उम्मीद में किस हद तक कामयाब होते हैं।